हेलो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। आप सभी का अचीवर एकेडमी पर स्वागत है। तो देखिए आज ये जो क्लास है ये मैंने ली है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा मतलब डावाडोल से हैं। आप कहोगे जी मैडम डावाडोल कैसे? देखो मैं आपको बार बार बोलती हूँ जब भी मेरी क्लास होती है टीजीटी पीजीटी बैच के अंदर कि चाहे आप पेपर कोई भी दे देना बेटा, आदिकाल भक्ति काल रीति काल आधुनिक काल ये नहीं बदलेगा, सेम टू सेम आएगा। चाहे पेपर आप कोई भी दे देना। हाँ ये है कि अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देते हो तो थोड़ा सा विस्तार में आएगा। देखो वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, वो तो है ही असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो वहां पर तो एक नेचुरल सी बात है कि लेवल का टफ होना एक होता है, वो तो मान्य है भाई। लेकिन अगर आप कोई भी टीजीटी का पेपर दे रहे हो या पीजीटी का पेपर दे रहे हो, कोई भी, चाहे आप केवीएस का पेपर दे रहे हो या आप एनयूएस में दे रहे हो, ठीक है, या आप पंजाब मास्टर कैडर का दे रहे हो, हरियाणा में एस्टेट का दे रहे हो, आप स्क्रीनिंग का दे रहे हो, सभी के अंदर सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत फेरबदल है। जब भी सिलेबस आता है आप देखिए उस सिलेबस को क्या दे रखा है, ऐसा क्या है उसके अंदर, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या कहा, परीक्षा की कठिनाई का स्तर स्नातक रहेगा, यानी कि बीए तक का कठिनाई का स्तर रहेगा। तो ये पंजाब के मास्टर कैडर की भर्ती परीक्षा के लिए है और ये मैंने सिलेबस यहाँ पर लगाया है और इसको मैं आपसे डिस्कस करूंगी ताकि आपके मन में कोई भी किंतु परंतु ना रहे, ठीक। अब देखो आदिकाल में मध्यकाल, आदिकाल में मध्यकाल, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा। तो बताओ क्या हिंदी साहित्य का इतिहास आपको नहीं पता? मैंने करवा रखा है ना कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखा गया, किसने लिखा, सबसे पहले किसने लिखा, ठीक है, सारा करवाया हुआ है ना। सबसे पहले किसने लिखा, फिर किसने लिखा, उसके बाद गारसा दत्तासी ने, फिर किसने लिखा, सारा आपको करवाया हुआ है। पहले गारसा दत्तासी ने लिखा, फिर सिर सिंह सेंगर ने लिखा, फिर जॉर्ज गिरेसन ने लिखा, सारा टोटल बताया हुआ है। तो वो आएगा। काल विभाजन बताओ जी, आदिकाल मध्यकाल आधुनिक काल किस किस ने क्या क्या किया। सीमा निर्धारण क्या क्या सीमाएं बनाई, भाई इतने से इतने समय तक आदिकाल रहेगा, इतने से इतने समय तक भक्तिकाल रहेगा, और उनका नामकरण क्या क्या है। सबसे ज्यादा विवाद आदिकाल के नामकरण पर है और वही आता है एग्जाम के अंदर, और ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से करवा रखा है। फिर देखो आदिकाल की पृष्ठभूमि, ये तो करवा रखा है। पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक राजनीतिक धार्मिक परिस्थितियां वो सारी करवा रखी है। सिद्ध और नाथ साहित्य है ना, रासो जैन साहित्य, ये सारा साहित्य बिल्कुल बैच में गिवन है। आदिकाल की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां, ठीक है। भक्ति काल की परिस्थितियों पर आ जाओ, करवाई हुई ना कि भक्ति काल में क्या धार्मिक परिस्थितियां थी, क्यों आया भक्ति काल, किस विद्वान ने क्या माना कि भक्ति काल के आगमन का कारण क्या था, इसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, और अलग अलग काव्य धाराएं, सगुण और निर्गुण, सगुण के भी दो पार्ट बने, निर्गुण के भी फिर दो पार्ट बने, ठीक है। निर्गुण के दो पार्ट बने, सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा। सगुण के दो पार्ट बने, राम भक्ति काव्य धारा कृष्ण भक्ति काव्य धारा, सारी करनी है। ये देखो संत काव्य सूफी काव्य राम काव्य कृष्ण काव्य। फिर आ जाओ जी रीतिकाल पर, रीतिकाल का नामकरण बिल्कुल किया हुआ है। अलग अलग धाराएं कौन कौन सी है, रीति सिद्ध रीतिबद्ध और रीति मुक्त, क्या क्या परिस्थितियां रही और क्या क्या प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां बोले तो विशेषताएं, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आगे प्रमुख कवि। अब आपको कौन कौन से कवि अच्छी तरह से पढ़ के जाने हैं, ये तो हमने अभी बात की थी कि आदिकाल और भक्तिकाल की बात कर रहे हैं, रीतिकाल के। अब ये इनके अंदर कवि कौन कौन से आते हैं प्रमुख जो आपने पढ़ने हैं। कवि तो मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं आपको, जितने भी भक्ति काल में कवि आए मैंने सारे करवा दिए, जितने भी आदिकाल में आए सारे करवा दिए, क्योंकि ये मेरा काम था, करवाना था। अब इसके अंदर एक तो आपको चंद बरदाई पढ़ के जाना अच्छी तरह से, ठीक है ना। उसके बाद अमीर खुसरो बहुत डिटेल में करवाया हुआ है, विद्यापति के बारे में, कबीर पढ़ना है, सूरदास के बारे में डिटेल से पढ़ना है, तुलसीदास के बारे में। आपको होगी मैडम क्या पढ़े, अरे इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, इनके माता पिता का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, पुत्र पुत्री कोई है तो उसका क्या नाम था, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी, इनके बारे में सारा कुछ पढ़ना है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं हमेशा हर कवि जो करवाती हूँ ना, उसके लास्ट में महत्वपूर्ण बातें जरूर करवाती हूँ उस कवि के बारे में। फिर रैदास केशव जयसी बिहारी,
रहीम, मीराबाई, रसखान, ये आपने इतने कवि पढ़ने हैं। अरे इन्होंने तो काम और ही आसान करवा दिया कि ये बता दिया कि ये कवि पढ़ने हैं आपको, इन्हीं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब आ जाओ आधुनिक काल पर। आधुनिक काल की क्या क्या परिस्थितियां थी, ठीक है ना। आधुनिक काल क्यों आया, कैसे आया, ठीक है, और किस तरह आगे बढ़ा, क्या क्या विशेषताएं रही इसकी आधुनिक काल की। फिर देखो भारतेंदु युग, सबसे पहले भारतेंदु युग की बात करते हैं 1850 से 1900 तक। फिर द्विवेदी युग आया 1900 से लेकर, अब कुछ 1920 तक मानते हैं, कुछ 1918 तक मानते हैं। फिर छायावाद 1920 से लेकर 1936 तक आया। फिर प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1943 तक रहा। फिर प्रयोगवाद 1943 के बाद है, 1943 के बाद आगे तक चलता रहा। मतलब नई कविता, वो साठोत्तरी कविता एक ही है, 1960 तक चलता रहा लगभग। फिर नई कविता आ गई, साठोत्तरी कविता भी बोलते हैं इसको। फिर अब ये जो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सब करवाया हुआ है। इसके अंदर कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार रहे हैं, फिर उनकी रचनाएं बताओ जी, और फिर उनकी विशेषताएं बताओ क्या क्या थी। फिर आ जाओ जी गद्य पर, फिर आ जाओ गद्य पर। तो गद्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ। अब गद्य में तो आपको पता है कि अलग अलग विद्याएं हैं। एक तो होता है पद्य, पद्य में तो केवल पोइट्री आती है। गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण और रेखा चित्र और यात्रा वृत्तांत और डायरी, ये टोटल गद्य की विधाएं आपको पढ़ के जानी है कि प्रमुख कहानीकार कौन कौन है, कौन कौन सी कहानियां लिखी, उपन्यासकार कौन है, कौन कौन से उपन्यास थे, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण किन्हें कहा जाता है, प्रमुख आत्मकथाएं, प्रमुख जीवनियां, प्रमुख संस्मरण, सारे याद करने हैं। और ये सारा आपको करवा रखा है। जो भी हमारे बैच के बच्चे हैं टीजीटी पीजीटी के, उन बच्चों को पता है, उनको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उन बच्चों को, क्योंकि सारा का सारा बेटा मैंने करवा रखा है। फिर देखो प्रमुख कवि भी बता दिए आधुनिक काल के, भारतेंदु हरिश्चंद्र तो है ही, क्योंकि भारतेंदु युग इन्हीं के नाम पर है। द्विवेदी भी प्रमुख है क्योंकि द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पर है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्विवेदी युग के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। फिर ये आ गए जी छायावाद के, प्रसाद, ये महादेवी वर्मा है ना, निराला और पंत, और बीच में मैथिली शरण गुप्त भी दे दिया। वैसे मैथिली शरण गुप्त तो राष्ट्रीय धारा के कवि हैं, पर ये छायावाद के अंडर ही आते हैं, क्योंकि मैंने आपको करवा रखा है कि छायावाद में 4 धाराएं चली थी। एक तो छायावाद, एक हालावाद, एक राष्ट्रीय चेतना प्रधान और एक समष्टि चेतना प्रधान। तो ये राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा के हैं मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी राष्ट्रीय धारा की है। हरवंश राय बच्चन हालावाद के हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में भी पढ़ना है, ये भी राष्ट्रीय चेतना के हैं। तो आपको ये कवि पढ़ के जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं ये सारे के सारे। अब ये कहता है कि जो प्रमुख कहानीकार है उनके ऊपर आ जाओ भैया। प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हैं, तो ये है जी जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जनेन्द्र कुमार। इनकी कहानियां पढ़नी है आपने कौन कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है, मुंशी प्रेमचंद की, जनेन्द्र कुमार की, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोवती, सुदर्शन और कमलेश्वर और यशपाल, इनकी कहानियां पढ़ के जानी है आपको कौन कौन सी है। अच्छा, इनके निबंध पढ़ने हैं आपको। रामचंद्र शुक्ल निबंधकार हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, मुक्ति बोध और हरिशंकर प्रसाद परसाई, ये निबंधकार आपको पढ़ने हैं। ये क्या है, प्रमुख निबंधकार है। फिर देखिए आगे नाटककार भी। नाटक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक लिखे थे काफी, प्रसाद ने लिखे, जयशंकर प्रसाद ने, मोहन राकेश ने, जगदीश चंद्र ने, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क, इनके नाटक पढ़ के जाने हैं। अब आ जाओ जी समीक्षा सिद्धांत, यानी कि काव्य पर आ जाओ। काव्य की परिभाषा और भेद, काव्य किसे कहते हैं, क्या कौन कौन से काव्य होते हैं, महाकाव्य किसे कहते हैं, खंड काव्य कैसे कहते हैं, गीति काव्य, सारा करवाया हुआ है टोटल। आपको पता है महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य क्या होते हैं, ठीक है। फिर देखो गद्य विधाएं, निबंध, संस्मरण, जीवनी और आत्मकथा, इनके तत्व याद करने हैं जी, करवाए हुए ना सारे, टोटल करवाया हुआ है।
निबंध के कौन कौन से तत्व हैं, संस्मरण के, जीवनी के, आत्मकथा के कौन कौन से तत्व हैं, ये पढ़ के जाने हैं। फिर उपन्यास की परिभाषा किस किस ने क्या क्या दी, तत्व और वर्गीकरण, कहानी की परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण, समीक्षा सिद्धांत। अच्छा, अगर इनकी आपको पीडीएफ नहीं मिल रही तो मैं आपको रीसेंड कर दूंगी, वैसे तो मैंने डाली हुई है बैच में, पर बाकी मैं रीसेंड भी कर दूंगी, क्योंकि एक आधे बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि मैडम मुझे नहीं मिली। मैंने कहा अरे सभी को रीसेंड कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। समीक्षा केवल नाटक और एकांकी, समीक्षा सिद्धांत केवल नाटक और एकांकी की पढ़ के जानी है। परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण तीन ही चीज पढ़नी है। नाटक की परिभाषा, एकांकी की परिभाषा, ये कौन कौन से तत्व होते हैं और उनका किस किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, मतलब नाटक कितने प्रकार के होते हैं, एकांकी कितने प्रकार की होती है, वगैरह वगैरह। अब आ जाओ जी व्याकरण पर। तीसरा जो भाग है इसका वो इन्होंने दिया है बेटा व्याकरण का। ठीक है, अब व्याकरण में क्या है, भाषा और लिपि, भाषा के बारे में, लिपि के बारे में, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, आपको इतना पढ़ना है। फिर देखो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है ना, 5 प्रकार से होता है ना, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। विशेषण का निर्माण कैसे होता है ये भी बताना है आपको। फिर विपरीतार्थक, यानी कि वोकैब में अपोजिट वर्ड आ जाएंगे, विपरीतार्थक। पर्यायवाची आएंगे, समानार्थक बोले तो पर्यायवाची। समरूपी भिन्नार्थक, यानी कि देखने में एक रूप है पर अर्थ भिन्न है, जैसे बहु बहु, जैसे बहु और एक बहु, तो ये क्या है, समरूप है पर अर्थ न्यारा न्यारा है। इस बहु का मतलब क्या है, ज्यादा। और ये जो बड़े की मात्रा आती है तो ये क्या है, ये बहु काले की है। कहते ना कौन कहे बहु काले की, ये काले की बहु है। मतलब स्त्रियों के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द, आप यूं कह सकते हो स्त्रीवाचक शब्द। तो इस तरह के आपको शब्द मिलेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा और अनेक अर्थ शब्द आएंगे, अनेकार्थी शब्द भी होंगे। इतनी वोकैब आपको पढ़ के जानी है। क्या क्या, विपरीत, पर्यायवाची, समरूपी भिन्नार्थक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और अनेकार्थक शब्द। उसके बाद आप जो देवनागरी लिपि, ये मैंने टोटल करवा रखा है, ये पूरा एक ही लेक्चर के अंदर करवा रखा है आपको, 1 घंटे का लेक्चर है कि देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, दोष का सुधार कैसे हुआ, कौन कौन सी समितियां बनाई गई, मानक रूप और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण सारा करवा रखा है। फिर आ जाओ जी मुहावरे और लोकोक्तियां पर, ये आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। मुहावरे लोकोक्तियां तो बेटा खुद से पढ़ने की होती है। अब ये टेक्निकल वर्ड है ना, ये मैंने नहीं करवा रखा, ये अलग से आ गया। लेकिन ये जो टेक्निकल वर्ड है ये ज्यादातर किताबों में दिए होते हैं। आप हिंदी के लोग है ना, कोई भी अच्छी किताब, ऑथेंटिक बुक, टेक्निकल वर्ड दिए होंगे अंग्रेजी से हिंदी, ये परिभाषिक शब्द होते हैं, टेक्निकल वर्ड, ये आपको मिलेंगे, ये पढ़ लेना। ठीक है ना, आप क्या करोगे, कुछ टेक्निकल वर्ड पढ़ के जाओगे। उसके बाद ये कह रहा है जी अलंकार, ये कर लेना जी, ये टॉपिक अपने आप से कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है ना, ये बहुत आसान टॉपिक है। मतलब आपको कोई भी जो आपके पास बुक है हिंदी की ऑथेंटिक बुक, उसके अंदर प्रमुख परिभाषिक शब्द करने हैं अंग्रेजी से हिंदी। ठीक है ना, अंग्रेजी से हिंदी के कुछ परिभाषिक शब्द करने हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मैडम कौन से, जैसे मान लो ये हो गया एजेंडा, एक आधा मैं एक एग्जांपल ही बता दूं, नहीं आप कहोगे मैडम हमें तो समझ में नहीं आई ये बात। एजेंडा, एजेंडा को क्या कहा जाता है, कार्यसूची। तो अंग्रेजी से हिंदी आपको पूछेगा एजेंडा को क्या कहा जाता है, कार्यसूची। ये होता है अंग्रेजी दे देगा, हिंदी पूछेगा। जैसे यूं आ गया नोटिफिकेशन, कितना मतलब कॉमन वर्ड है नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, अधिसूचना। अगर आप ये ना गूगल से भी सर्च मार सकते हो, आप गूगल से भी कर सकते हो। अगर आप कोई बच्चा आप में से यूं कह रहा है ना कि मैडम मेरी किताब में तो नहीं है, तो गूगल का सहारा ले लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, जैसे यूं आ गया डायरेक्टर आ गया, मान लो ये आ गया डायरेक्टर, तो डायरेक्टर का आपको पता होना चाहिए निर्देशक होता है। तो ये अंग्रेजी से हिंदी कह रहा है बेटा, वही मैं आपको करवा रही हूं। जैसे एफिडेविट आ गया, जैसे आ गया एफिडेविट, तो आपको ये पता होना चाहिए एफिडेविट को हिंदी में क्या बोलते हैं, शपथ पत्र। क्या बोलते हैं, शपथ पत्र। कहते हैं ना एफिडेविट जमा कराना है भाई, शपथ पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आ जाएगा आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा, गूगल का सहारा ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो बुक्स में ज्यादातर दिए होते हैं। अब ये एक दिन में याद नहीं होंगे, इनको हर रोज 20-20 याद किया करो। ये पंजाब मास्टर कैडर वाले बच्चे है ना, हर रोज 20-20 इनको याद कर लिया करो।
फिर आ जाओ जी अलंकार पर। अब देखो कितनी अच्छी बात करी, सारे अलंकार नहीं रट्टा मारना। अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, विरोधाभास और उत्प्रेक्षा, ये अलंकार करने आपको। अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा। फिर आ जाओ जी छंद। अब छंद भी सारे नहीं करने, दोहा करवा रखा है, सोरठा, चौपाई, सवैया, कवित, कुंडलियां, ये करने आपको। इतने आपको क्या करने हैं, छंद करके जाने हैं। समझ में आया कि नहीं? इतना आ गया सभी बच्चों को समझ में? क्लियर बात है? अब देखो जी इतना ही है बस, आगे तो है नहीं, मैंने सोचा आगे भी देख लेती हूं। तो ये सारा आपको करवा रखा है केवल एक चीज को छोड़कर। टोटल आपको मैंने करवा रखा है एक चीज को छोड़कर, और वो क्या है, परिभाषिक शब्द। ये आप खुद से कर लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, मिल जाएगा। ये लूसेंट वाली बुक में है भाई। अगर आपके पास नहीं है ना बुक, कोई दूसरी बुक है, तो लूसेंट वाली बुक किसी बच्चे से मांग लेना, और उसको कॉपी कर, उसके 2-3 पेज है, फोटोकॉपी निकलवा लेना, क्योंकि मेरे पास पड़ी है लूसेंट वाली, उसमें है। अच्छा, फिर कई बार यूं भी होता है कि मान लो किसी बच्चे के पास नहीं मिली, तो आपका कोई जानकार बुक सेलर होता है, उसके पास जाओ और उसके 2-3 पेज की फोटो खींच लो मोबाइल में बढ़िया सी, और उसके बाद निकलवा लो। तरीके तो बहुत है ना, दिमाग होना चाहिए बंदे का, तरीके बहुत है। तो देखो अब पूरा का पूरा सिलेबस आपको मैंने करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार की। आप ढंग से तैयारी कीजिए, आपका ये जो पेपर है आराम से निकल जाएगा, क्योंकि जो इसमें दिया हुआ है वो सारा मैंने पढ़ा रखा है। हाँ, ये जो वोकैब है ना, जो पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, ये तो बेटा आपको खुद से तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसमें तो कोई समझाने की बात ही नहीं है, ये तो आप खुद से तैयार करोगे जो वोकैब है आपकी। ठीक है, क्लियर बात? अब मेरे ख्याल से आपको सिलेबस के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अपनी तैयारी कीजिए। और कोई भी दिक्कत है हो तो आप मतलब हमसे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मुझसे पूछ सकते हो, तो आपकी हर संभव हम लोग मदद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर बाकी दिक्कत आएगी नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए जी, थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद सभी बच्चों का। जय हिंद, जय भारत।